गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की आज की अपनी क्लास में हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो 1400 से 1500 वर्षों के विकास का परिणाम है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ब्रिटिश जनता जो है वो रूढ़िवादी है और वह क्रांति के माध्यम से परिवर्तन को सहन नहीं करती है या स्वीकार नहीं करती है। इसलिए तात्कालिक रूप से आवश्यकता अनुसार और जैसे जैसे ब्रिटिश जनता में राजनीतिक जागरूकता का विकास होता गया वैसे वैसे ब्रिटिश संविधान का भी विकास होता रहा। तो हम पूर्व में ब्रिटिश संविधान की परिभाषाओं के बारे में, उसके स्रोतों के बारे में और इसके अलावा संयोग और विवेक का शिशु है, ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है या नहीं है, आदि बातों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं या लक्षण या फिर ब्रिटिश संविधान का स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ कहना चाहेंगे कि दुनिया में जितने भी देशों के संविधान हैं उन संविधानों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किसी न किसी संविधान सभा के द्वारा किया गया है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है कि योजनाबद्ध तरीके से ब्रिटिश संविधान का निर्माण किया गया हो, और ना ही ऐसा है वहाँ पर कि कोई संविधान सभा बैठी हो और उसने ब्रिटिश संविधान का निर्माण किया हो। यह संविधान तो विकास का परिणाम है। इस संविधान की विशेषताओं को हम आज अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला बिंदु है अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है और इसके ऊपर पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं और यह भी कहा जा चुका है कि अलिखित होने मात्र से ही कोई संविधान जो है वो उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर किसी देश में संवैधानिक संस्थाएं मौजूद हैं तो इसका मतलब वहां पर संविधान का अस्तित्व है। इस दृष्टि से ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व है। केवल कागज के पन्नों पर लिखा हुआ ना होने के कारण उसको अलिखित होने की श्रेणी में रखना अनुचित है। लेकिन यहाँ पर हम विशेषता पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग जो है वो अलिखित है और यह परंपराओं पर आधारित है। परंपराएं लोगों के मन मस्तिष्क में बसी हुई हैं, इसीलिए यह संविधान जो है वो अलिखित है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा संविधान अलिखित हो, कुछ भाग जो है वो लिखित भी है। जैसे कि 1215 का मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स 1628, अधिकारों का घोषणा पत्र 1689, सुधार अधिनियम 1832, 1867, 1884, इसके अलावा 1911, 1949 और 1937 के अधिनियम। इस तरह की चीजें जो है वो लिखित रूप में मौजूद है। इसके अलावा संविधान पर बहुत सारी टीकाएं लिखी हुई हैं और न्यायिक निर्णय जो है वो भी लिखित रूप में मौजूद है। तो केवल अपन ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा संविधान अलिखित है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इसका अधिकांश भाग अलिखित है। फिर विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है। 1400 से 1500 या उससे भी अधिक वर्षों से इस संविधान का विकास होता रहा है और इस संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया। इस संविधान के विकास में संयोग और विवेक के तत्वों ने भी योगदान दिया। संसदीय व्यवस्था का भी विकास हम देखते हैं या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का भी हम वहां पर विकास देखते हैं। हम यह पाते हैं कि ब्रिटेन में पहली आदर्श संसद का गठन 1295 ईस्वी में हुआ, जब राजा का राजकोष खाली हो गया था। तो नए कर लगाकर और उन करों से अपने राजकोष को भरने के लिए संसद को बुलाने का निश्चय किया गया। उस समय सामंत वर्ग, धर्माधिकारी वर्ग और शायरों के प्रतिनिधि और नगरों के प्रतिनिधि हुआ करते थे, जिनको कि 3 वर्गों के रूप में आमंत्रित किया गया। लेकिन नगरों के प्रतिनिधि और शायरों के प्रतिनिधियों को अपने हित एक समान लगे, इसलिए वो एक वर्ग में बंध गए और उधर धर्माधिकारी और सामंत एकजुट हो गए। तो त्रिसत्तात्मक की जगह द्विसत्तात्मक व्यवस्थापिका का गठन हुआ। आरंभ में जो संसद थी वो अपने आप में शक्तिशाली नहीं थी, राजा शक्तिशाली हुआ करता था। लेकिन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद में जब राजा फ्रांस भाग गया डर के, तो उसके बाद में विलियम तृतीय जो था वो शासक बना और वह नतमस्तक हुआ संसद के सामने और शक्तियां जो थी वो लॉर्ड सभा में चली गई। हालांकि अभी भी संसदीय व्यवस्था अपने आप में चरम पर नहीं थी, क्योंकि लॉर्ड सभा धर्माधिकारियों का सदन था, उच्च सदन था, कुलीनों का सदन था। लेकिन बाद में हमने क्या देखा, सुधार अधिनियमों के माध्यम से और संसदीय अधिनियमों के माध्यम से लॉर्ड सभा की शक्तियां लोक सदन में चली गई। इसी तरीके से राजा को परामर्श देने के लिए विटनेज मोड संस्था हुआ करती थी, जो बुद्धिमानों की सभा थी। क्यूरिया रेजिस संस्था थी, प्रीवी परिषद थी। फिर उसके बाद में कबाल संस्था का जन्म हुआ और कबाल से कैबिनेट का जन्म हुआ। तो ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जहाँ
यह देखने को मिलता है कि वो संस्थाएं ब्रिटेन में विकास के परिणाम से विकसित हुई थी। तो इस तरह से ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है, यह विकसित संविधानों की श्रेणी में आता है। यह निर्मित संविधान बिल्कुल भी नहीं है और आज भी संविधान का विकास हो रहा है। इसके बाद सिद्धांत और व्यवहार में अंतर ब्रिटिश संविधान में पाया जाता है। अगली विशेषता है कि ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। सिद्धांततः वहाँ राजतंत्र देखने को मिलता है, लेकिन व्यवहार में हमें सीमित राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो हमें देखने को मिलती है। सिद्धांततः शक्ति पृथक्करण देखने को मिलता है, लेकिन वास्तव में शक्ति पृथक है नहीं। ऊपर से देखने पर लगता है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अलग अलग है, लेकिन वास्तव में क्या है, लॉर्ड सभा अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। लॉर्ड सभा किसका अंग है? व्यवस्थापिका का उच्च सदन है और वो अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती है। तो सिद्धांततः वहां पर शक्तियों का पृथक्करण है, लेकिन व्यवहार में शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही बनती है। तो सिद्धांत व्यवहार में अंतर मैंने आपको वहां पर बताए हैं। फिर इसके बाद लचीला, मतलब सिद्धांततः वह संविधान क्या है? लचीला है, लेकिन व्यवहार में वो परंपराओं पर आधारित होने के कारण और परंपराओं को आसानी से परिवर्तित ना किए जाने के कारण यह संविधान व्यवहार में कठोर संविधान है, सिद्धांत में लचीला संविधान है। तो सिद्धांत और व्यवहार में बहुत सारे अंतर हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनका वर्णन आपको यहाँ पर करना है। फिर उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र, लचीले संविधान होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और सामान्य कानून में संशोधन की प्रक्रिया एक समान होती है और बड़ी आसानी से संविधान में संशोधन हो जाता है। लेकिन व्यवहार में संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संविधान परंपराओं पर टिका हुआ है। परंपराएं लोगों के मन मस्तिष्क में बसी हुई हैं और ऐसी परंपराओं को तोड़ना या उनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ऐसे संविधान को जो कि परंपराओं पर टिका हुआ हो, उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो संवैधानिक राजतंत्र का मतलब यह है कि सीमित रूप से राजा को अधिकार मिले हुए हैं। मतलब सिद्धांततः तो वो निरंकुश है, वो सारी की सारी शक्तियां उसमें, लेकिन व्यवहार में हम देखें तो राजा जो है वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकता, उनके परामर्श से काम नहीं कर सकता और व्यक्तिगत रूप से वो कोई निर्णय नहीं ले सकता है। और परंपराओं ने भी उसे अपने जाल में बांध लिया है। उसकी शक्तियां जो है वो सीमित हो चली है और उसकी शक्तियों का प्रयोगकर्ता वास्तव में कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो वो क्या है, केवल प्रतीक का चिन्ह बनकर रह गया है। शासन का काम उसके नाम से चलाया जाता है, लेकिन वास्तव में उसकी शक्तियों को काम में लेने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। राजा इतना ज्यादा सीमित है कि अगर संसद के दोनों सदन उसके मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करके और एक विधेयक पारित कर दें तो उसे अपने मृत्यु पत्र पर भी हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। इतनी ज्यादा उसकी शक्तियां सीमित हो चुकी हैं। तो ऊपर से देखने पर तो लगता है कि राजा निरंकुश है, लेकिन वास्तव में वो निरंकुश नहीं है, बल्कि वो सम्मान का या श्रद्धा का प्रतीक बनकर रहा है ब्रिटेन में। तो संवैधानिक राजतंत्र, संसदीय शासन का मतलब है कि शासन की अंतिम शक्तियां किसमें होगी? जनता में होगी, या जनता का जो सदन है, लोक सदन, उसमें निहित होगी, लेकिन अंतिम रूप से संप्रभुता जनता में निहित होगी। और मंत्रिमंडल और उसका प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन, लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। संसद की शक्तियों का मतलब किससे है? लोक सदन की शक्तियों से। नियत समय पर चुनाव होते हैं और चुनावों के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन होता है। क्रांति का कोई भी स्थान नहीं है। वैश्य मताधिकार का अस्तित्व पाया जाता है। गुप्त मतदान और वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनाव का कार्य किया जाता है। तो ऐसी संसदीय शासन व्यवस्था जिसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक कार्यपालिका, और इन दोनों कार्यपालिकाओं के बीच में अंतर देखने को हमें मिलता है। हम सोचते हैं कि राजा शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन राजा की जगह प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन वह भी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि संबंधित मंत्री की नौकरशाही उन शक्तियों का प्रयोग करती है। लेकिन नौकरशाही के कार्यों के लिए मंत्री, जो कि किसी विभाग का होता है, वो उत्तरदायी होते हैं। एकात्मक शासन, इसका मतलब है कि पूरे देश का शासन एक केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। शासन की सुविधाओं के लिए शासन को स्थानीय स्वशासन में या स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में विभक्त कर दिया गया है। केंद्र द्वारा, संविधान द्वारा नहीं, क्योंकि संविधान द्वारा शक्तियां संघात्मक शासन व्यवस्था में मिलती हैं, लेकिन एकात्मक शासन में स्थानीय संस्थाओं को, स्थानीय इकाइयों को शक्तियां केंद्र प्रदान करता है। उनका अस्तित्व जो है वो केंद्र की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। स्थानीय इकाइयां कौन सा काम करेंगी, ये भी केंद्र निर्धारित करता है।
तो पूरा देश एक केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित होता है। संसद की सर्वोच्चता है, यह कहा गया कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय इसके कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं कर सकती। तो तमाम विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास में। और वो चाहे तो राजा के मृत्यु पत्र का आदेश भी पारित कर सकती है, जिसके ऊपर राजा को खुद को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। 1707 ईस्वी में अंतिम बार राजा ने अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, लेकिन उसके बाद में कभी भी किसी राजा ने निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया। इसलिए जो विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाते हैं, राजा को अनिवार्य रूप से उन पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। वो किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है। तो संसद सर्वोच्च है, जिस विषय पर चाहे वो कानून बना सकती है। विधि का शासन, यहाँ विधि के शासन के 3 अर्थ हैं। सबसे पहले ये बात बताऊंगा मैं आपको कि डाइसी का नाम विधि के शासन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उसने कानून के शासन के 3 अर्थ बताए। एक तो कानूनी समानता, मतलब कानून के समक्ष शासक शासित दोनों क्या होंगे? समान होंगे। जब तक कोई अपराध नहीं करोगे तब तक आपको दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरी बात ये कि शासक और शासित दोनों कानून द्वारा नियंत्रित होंगे। लेकिन वास्तव में विधि के शासन पर कुछ पाबंदियां हैं, कुछ नियंत्रण है, जैसे कि राजा को किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं किया जा सकता। फिर मिश्रित शासन प्रणाली, राजा किसका प्रतीक है? राजतंत्र का। लाड़ सभा किसका प्रतीक है? कुलीन तंत्र का। और लोक सदन किसका प्रतीक है? प्रजातंत्र का। तो तीनों के गुणों का मिश्रण जहां पाया जाता है वो देश है ब्रिटेन। और ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली है? मिश्रित शासन प्रणाली, जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के गुणों का मिश्रण मिलता है। इसलिए मिश्रित शासन प्रणाली भी ब्रिटेन में पाई जाती है। और ब्रिटेन तो मात्र संविधान कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान को मात्र संविधान कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद को मात्र संसद कहा जाता है, मतलब संसदों की जननी है। ब्रिटिश संसद सबसे प्राचीन है, संसदों की जननी भी कहा जाता है उसको। फिर द्विदलीय पत्ती, आरंभ में उदार दल और अनुदार दल 2 दल हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में उदार दल ने अपना प्रभाव खो दिया। और उसके बाद श्रमिक दल जब अस्तित्व में आया तो श्रमिक दल और अनुदार दल के बीच में ही सत्ता क्या होती रही? इधर से उधर होती रही। और 2010 में हमने देखा था कि वहाँ मिलीजुली सरकार बनी थी, जो अपवाद है। तो दलीय पत्ती ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था इसलिए भी सफल हुई है क्योंकि वहाँ पर द्विदलीय पद्धति है। संसदीय शासन की सफलता के लिए कौन सी दलीय पद्धति जरूरी होती है? द्विदलीय, स्पष्ट द्विदलीय पद्धति। क्योंकि बहुदलीय में जनता के पास में विकल्प बहुत सारे होते हैं, लेकिन वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? शासन में अस्थिरता जैसा अवगुण दिखाई देता है। हालांकि जनता के पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं चुनाव के समय, लेकिन वो सफलता का प्रतीक नहीं है। सफलता का प्रतीक संसदीय व्यवस्था में द्विदलीय पद्धति है। धर्मनिरपेक्षता, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, वो अपने धर्म के हिसाब से कार्य कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आदि बातें जो हमने यहाँ पढ़ी है भारत के संविधान में। इंग्लैंड में बस अपवाद के स्वरूप पर क्या दिखाया गया कि राजा या रानी ईसाई धर्म की कैथोलिक नहीं बल्कि प्रोटेस्टेंट शाखा का प्रतिनिधि होना चाहिए। मतलब राजा या रानी क्या होना चाहिए? प्रोटेस्टेंट ईसाई होने चाहिए, कैथोलिक नहीं होने चाहिए। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की 2 शाखाएं हैं और प्रोटेस्टेंट ईसाई राजा या रानी के लिए होना अनिवार्य है, वरना वो राजा नहीं बन पाएगा। बाकी धार्मिक स्वतंत्रताएं मिली हुई है, तो हम ये कह सकते हैं वहाँ धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ब्रिटिश राज्य है। फिर अधिकारों की स्थिति हमें क्या देखने को मिलती है कि हम ये पाते हैं कि अधिकारों की याचना, मैग्ना कार्टा, अधिकारों का घोषणा पत्र, ये सब चीजें हमने ब्रिटेन के संविधान के स्रोतों के संबंध में पढ़ी है। ऐसी जैसे भारत में नागरिकों को अधिकार मिले हुए, वैसे ही ब्रिटेन में भी नागरिकों को सभी प्रकार की समानताएं मिली हुई है, सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। तो वहाँ पर अधिकार नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में मिले हुए हैं और निश्चित रूप से न्यायपालिका जो है वो अधिकारों की रक्षक बनी हुई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको अपन हैबियस कार्पस कहते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए बंदी नहीं बनाया जा सकता और उसके बंदी बनाए जाने को न्यायपालिका में चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा उसकी स्वतंत्रता मिली हुई है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिली हुई है उसको। तो मैंने कहा आपको कि जैसी स्वतंत्रताएं, जैसे अधिकार, समानता और न्याय का भाव जैसे भारत के संविधान में है, वैसे ही इंग्लैंड में भी हमको देखने को मिलता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में या उसके लक्षणों के बारे में। तो आगे हम इसमें कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।